हमारे घर के हॉल में आज भी बहुत सी औरतें जमा थीं। उनमें कुछ तो लड़कियां थीं जो कि कम उम्र और नौजवान थीं, और ये ज़्यादातर तमाशा देखने के लिए आई थीं। आज मंगलवार था और शादी वाला कमरा खुला हुआ था। शादी वाले कमरे में मैं आपको बताती हूँ, यह हमारे घर का वो कमरा था जिसमें कोई भी आता जाता नहीं था। ज़्यादातर ये कमरा खाली ही रहता और माँ उसे एक ही दिन के लिए खोलती थी और वो दरवाज़ा खुलते ही थोड़ी देर बाद बंद कर देती थी। मेरी माँ से बहुत सी औरतें पूजा करवाने के लिए आती थीं। हमारे गांव का माहौल बहुत ही अजीब सा था। हम ऐसी जगह पर रह रहे थे जहाँ सिर्फ मर्दों की मर्जी ही चलती थी और वो औरतों पर जुल्म करते थे। इसीलिए हमारे गांव की औरतें मेरी माँ से पूजा और हवन करवाने आती थीं ताकि उनके पति सीधे रास्ते पर चलने लगे। जब मैं उन औरतों को देखती तो मैं सोचती कि पता नहीं शादी के बाद मेरे साथ कैसा बर्ताव होगा। हालांकि मैं एक बहुत ही शरीफ और नेक औरत की बेटी थी, लेकिन अभी तक मेरा कोई रिश्ता नहीं आया था। शायद इस वजह से कि मेरी उम्र भी अब 26 साल की हो गई थी और मेरा रंग भी सांवला था। कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था, और अगर कोई शादी की हामी भर भी देता तो मेरी माँ उसको इनकार कर देती। मुझे अपनी माँ के मना करने की वजह मुझे समझ में नहीं आती थी, जबकि मेरी माँ ने पिछले हफ्ते ही सबको ये बताया था कि शादी वाले कमरे में जो भी लड़की जाएगी उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, और मेरी माँ के कहे अनुसार ऐसा ही हुआ। पिछली बार मेरी पड़ोसन और दोस्त सीमा जब इस कमरे में गई तो उसके अगले दिन ही सीमा की शादी हो गई, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि सीमा कहाँ गई है। सीमा के बारे में सब लड़कियां एक दूसरे से पूछतीं, मगर उसने किसी से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया था कि उसकी शादी कहाँ हो रही है। और फिर एक दिन हम सब लड़कियों को पता चला कि सीमा की शादी हो गई है। सब लड़कियां पूछती रह गईं कि सीमा की शादी किससे हुई है, मगर किसी को दूल्हे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सीमा अगले ही दिन गांव से दूर चली गई और हम सब उसे देखते रह गए। सीमा की किस्मत पर हमारे गांव की सभी लड़कियां रश्क कर रही थीं, क्योंकि हमारे गांव का माहौल बहुत ही घुटन भरा था। यहाँ से निकलना तो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। हमारे यहाँ पर मर्दों का राज चलता था, औरतों को बोलने की इजाज़त भी नहीं थी। इसी वजह से यहाँ की ज़िंदगी किसी को भी अच्छी नहीं लगती थी। खैर, मेरी उम्र भी अब 26 साल हो चुकी थी। अभी तक मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था। तभी मेरी एक सहेली रोमा, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और मुझे अच्छे से जानती थी, लेकिन मेरा मजाक उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी, एक दिन सब दोस्तों के सामने हंसकर बोली, तेरी माँ ने तो शादी वाला कमरा खोल रखा है जहाँ पर जाते ही लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं, तो फिर वो तुझे क्यों इस शादी वाले कमरे में नहीं भेजती ताकि कोई तुझसे भी शादी कर ले और तू भी इस गांव से दूर चली जाए। रोमा की बात मुझे बहुत बुरी लगी थी, लेकिन मैं भी यही सोचती थी, अगर माँ चाहे तो मुझे भी इस कमरे में भेज सकती है ताकि मेरी भी शादी जल्दी हो जाए और मैं इस गांव से बाहर चली जाऊं। लेकिन जब मैं अपनी माँ से इस बारे में बात करती तो वो भड़क जाती। ऐसा लगता था जैसे मैं उनसे कोई गलत बात कर रही हूँ। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम मुझे इस कमरे में क्यों नहीं भेजती? शायद मेरी भी शादी हो जाए और मैं भी इस गांव की घुटन भरी जिंदगी से दूर चली जाऊं। मैंने अपनी दोस्त रोमा की कही हुई बात ही अपनी माँ से कही थी। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझसे कहने लगी कि खबरदार, अगर आज के बाद तूने ये बात कही, आज के बाद मैं तेरे मुंह से ये बात नहीं सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ की बात सुनकर मेरा दिल उदास हो गया। मेरा रंग सांवला था और मेरी उम्र 26 साल हो चुकी थी। अब मुझसे भला कौन शादी करता, जबकि मेरी माँ को पूरे गांव की लड़कियों की शादी की फिक्र थी, लेकिन उन्हें मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं थी। मैंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और खामोश रहने लगी, मगर दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं इस कमरे में ज़रूर जाऊंगी जहाँ जाने के बाद लड़कियों की शादियाँ हो जाती हैं। आज भी मंगलवार था और मेरे घर में बहुत शोर हो रहा था। औरतें और लड़कियां हमारे घर के बड़े हॉल में इकट्ठा थे। मेरे दादा एक कोने में बैठे हुए थे। उनकी आंखें खून की तरह लाल हो रही थीं और मेरी माँ औरतों की बातें सुन रही थीं। थोड़ी देर बाद मेरे दादा उठकर वहाँ से चले गए। माँ ने इशारे से नौकरानी को अपने पास बुलाया और उसे इशारा किया
और उसे बताया कि फला लड़की को शादी वाले कमरे में ले जाओ। माँ के कहते ही वो नौकरानी उस लड़की को और उसकी माँ को शादी वाले कमरे में लेकर चली गई। जब दोनों शादी वाले कमरे से बाहर आईं तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उस लड़की का चेहरा शर्म से गुलाबी हो रहा था। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसने किसी से भी बात नहीं की। मेरी माँ ने मना कर दिया होगा कि तुम उस कमरे से बाहर आने के बाद किसी से कोई बात मत करना, या फिर उसने खुद ही हमसे बात नहीं की। खैर वो सब औरतों के बीच से निकलकर हमारे घर से चली गईं और फिर वही हुआ जो माँ ने कहा था। अगले 2 दिन बाद उसकी भी शादी हो गई, मगर इस बार भी हैरत की बात थी कि उस शादी का पूरे गांव में किसी को पता नहीं चला। सीमा के बाद ये दूसरी लड़की थी जिसकी शादी होने के बाद उसके दूल्हे को ना किसी ने देखा था, ना ही किसी ने कुछ सुना था। ये लड़की जिसका नाम आरती था, शादी के बाद गांव से दूर चली गई और हम सब फिर से एक बार देखते ही रह गए। अब तो पूरे गांव में ये बात मशहूर हो चुकी थी। हेमा के घर में जो कमरा है, वहां जाते ही दूसरे दिन लड़कियों की शादी हो जाती है। फिर दूर दूर से लड़कियां मेरी माँ के पास आने लगीं, लेकिन माँ हर किसी लड़की को उस कमरे में नहीं भेजती थी। सिर्फ उसी लड़की को चुनकर भेजती जिससे वो अकेले में बातचीत करती। पता नहीं वो ऐसी कौन सी राज की बात थी जो माँ उस लड़की से करती थी, और तब जाकर वो उस लड़की को कमरे में भेजती और कुछ दिनों बाद ही उसकी शादी हो जाती। पिछली कई शादियां होने के बाद मेरी माँ हमारे गांव में और आसपास के गांवों तक मशहूर हो चुकी थी। हर औरत मेरी माँ के पास अपनी बेटी की फरियाद लेकर आती थी, और अगर कोई लड़की उनको अच्छी लगती तो वो उसे शादी वाले कमरे में भेज देती। मैंने भी अब इरादा कर लिया था, मैं अपनी दोस्त की बात का जवाब देकर रहूंगी और उस कमरे में जाकर अपनी शादी के सपने को पूरा करूंगी। लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे मेरी माँ को धोखा देना पड़ता, उनको रास्ते से हटाना पड़ता, क्योंकि माँ ने मुझे सख्ती से इस कमरे में जाने से मना कर रखा था कि कुछ भी हो जाए तो उस कमरे तक नहीं जाएगी। मैंने भी माँ की हाँ में हाँ मिला दी थी और उनको ये महसूस करवाया था कि मैं इस कमरे में अब नहीं जाना चाहती। लेकिन असल बात ये थी कि माँ हर समय उसी कमरे के आगे बैठी रहती थी और औरतों के लिए पूजा पाठ करती रहती। इसी वजह से मैं उनकी नज़रों से छुप नहीं सकती थी। और फिर वो नौकरानी मेरी माँ की बहुत ख़ास थी, उनकी हर बात मानती थी और उन्हें हर बात बताया करती थी। मेरी कोई भी बात नहीं सुनती थी। मुझे इन दोनों की नज़र से छुपकर उस कमरे में जाना था, लेकिन ये बात मैं सपना से नहीं छुपा सकी। सपना मेरी फूफी की बेटी थी और मैं उसके साथ बचपन से खेलते हुए बड़ी हुई थी। मैंने उसे कमरे में जाने वाली बात बताई तो वो मुझसे कहने लगी कि तुम बहुत बड़ी पागल हो। अगर तुम्हें इस बात पर भरोसा है कि कमरे में जाने से तुम्हारी शादी हो सकती है तो तुम्हें किसी और दिन इस कमरे में जाना चाहिए। तुम कौन सा इस घर में पराई हो, हर समय तो हम यहाँ रहते हैं। उस दिन इस कमरे में मत जाना जब ये शादी वाला कमरा खोला जाता है, बल्कि हम किसी और दिन इस कमरे में जाएंगे ताकि हमें सारी सच्चाई पता चल सके। सपना बिल्कुल ठीक कह रही थी। जब माँ के आसपास औरतें ही औरतें होती थी, मुझे इस कमरे में नहीं जाना चाहिए था। तभी हमने मंगलवार के बजाय बुधवार के दिन इस कमरे में जाने का सोचा। उस दिन मैंने और सपने ने बहुत ही मुश्किल से इस कमरे की चाबी चुराई। इस कमरे में पर एक बड़ा मोटा सा ताला पड़ा हुआ था जो हर समय यहाँ लगाया जाता और किसी को भी इस कमरे में आने की इजाज़त नहीं थी। बड़ी मुश्किल से चाबियाँ ढूंढने के बाद जब हम इस कमरे तक पहुँचे, हमारा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। हमको कुछ भी नहीं पता था कि इस कमरे में क्या होगा, और डर भी लग रहा था कि अगर कमरे के अंदर कोई हुआ तो हम क्या करेंगे। मैंने कमरे का दरवाज़ा आराम से खोला। ये जानकर मुझे बहुत अजीब सा लगा कि इस कमरे में एक मोटी सी दीवार थी। इसके दूसरी तरफ मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा था। इससे पहले कि मैं दीवार की दूसरी तरफ जाकर कुछ देखती, मेरी माँ को मेरे कमरे में आने की खबर हो गई और वो भाग भागकर इस कमरे तक आ गई और मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगी। कहने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, भगवान तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। जब तुम्हें मैंने मना किया था कि इस कमरे में नहीं आना, तो क्या करने आई हो तुम यहाँ पर, बाहर निकलो। अपनी माँ को इस हालत से चीखता हुआ देखकर मेरी और सपना की तो आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हमने सोचा भी नहीं था कि माँ को इतनी जल्दी हमारे इस कारनामे का पता चल जाएगा।
अपनी माँ के हाथों से बुरे तरीके से पिटने के बाद हम इस कमरे से बाहर आ गए, मगर हमने हिम्मत नहीं हारी। सपना कहने लगी कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस बात का कोई और हल निकालती हूँ। अब हम मंगलवार को ही शादी वाले कमरे में जाएंगे ताकि हमें इस बात का पता चले जो हमसे छुपाई जा रही है। उसकी बात मुझे ठीक लगी। मैंने भी शादी वाले कमरे में जाने का फैसला मंगलवार को ही कर लिया था। माँ भी 3 दिन में ये बात भूल गई और मुझे सख्ती से मना किया कि मैं दोबारा इस कमरे तक ना जाऊं। मंगलवार को सपना मुझसे कहने लगी कि वो मेरा साथ ज़रूर देगी। उसने 2-3 औरतों को इशारा किया। अब ना जाने क्या भगदड़ मची। सपना ने उनको क्या देखने के लिए बुला लिया। वो औरतें एकदम बेचैन होकर दरवाजे के आगे से हट गईं और उन औरतों में मेरी माँ की नौकरानी भी थी, जो हर समय इस कमरे के बाहर खड़े होकर यहाँ पर पहरा देती थी। सपना ने अपनी चालाकी दिखाकर उसे वहाँ से हटा दिया। उसी समय मेरी माँ की चुनी हुई एक लड़की और उसकी माँ शादी वाले कमरे से बाहर आ गई। मैं उसी समय मौका पाकर इस कमरे के अंदर चली गई। जब मैं कमरे में गई तो इस दीवार को हटाना आसान था, क्योंकि ये लकड़ी के दरवाज़ों की बनी हुई थी। जैसे ही मैंने एक दरवाज़ा पलटकर आगे की तरफ किया और आईने की तरफ नज़र डाली तो मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इस कमरे में ये मंजर देखने को मिलेगा। मुझे दूसरी तरफ से भी हैरत का सामना करना पड़ा। अपनी आंखों पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। इतने में दादा को पता चल गया कि मैं इस कमरे में आ गई हूँ। उन्होंने मुझे घसीटकर बाहर निकाला, लेकिन अब उनकी आंखों में वो चमक और वो गुस्सा नहीं था जो मुझे यहाँ आने से पहले दिखाया जाता था। मेरी माँ की नज़रें भी झुकी हुई थी। उनको भी मालूम पड़ गया था कि मैं कमरे तक पहुँच चुकी हूँ और सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। माँ ने तो जैसे आंखें बंद कर ली थीं, मगर मेरे सर पर जुनून सवार था। जिस बात के लिए इतना परेशान हुई, माँ ने मुझे इस बारे में एक लफ्ज़ की भी भनक नहीं पड़ने दी थी। मैंने अपना सर पीट लिया और मैं अपनी माँ से पूछने लगी कि बताओ तो सही, तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन माँ तो खामोश थी। कुछ दिन मुझसे नाराज़ रही, मुझसे बात तक नहीं की, मगर उन्हें भी पता था कि उनकी गलती है। उन्हीं को माफ़ी मांगनी पड़ी और मुझे सारी बात भी बतानी पड़ी, जिसके बाद मुझे अपने दादा से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई। और मैं जो अपने दादा से इस कदर मोहब्बत करती थी कि उन्हें दुनिया में एक इंसान नहीं बल्कि फ़रिश्ता समझती थी, अब वो मुझे एक जानवर लगने लगे थे। मेरी माँ की कहानी कुछ ऐसी थी। मेरी माँ कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तू मुझे ही गलत समझती है, लेकिन जब मैं यहाँ शादी करके आई थी, मेरे दिल में भी कभी ये ख्याल और ये गुमान नहीं आया था कि मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। मैं एक ऐसे घराने से थी जहाँ पर लड़कियों को कमाई का ज़रिया समझा जाता था, मर्दों के सामने नाच गाने के लिए कहा जाता था, और जब वो अपने जीवन में सारी हदें पार करने के बाद अपने बाप भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा दौलत कमा लेती तो उन्हें ऐसे ही किसी आदमी के साथ शादी कर दी जाती जो खुद भी आवारा होता और कभी भी अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, ना ही उसे अपनी पत्नी का दर्जा देता। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान अच्छों के साथ अच्छा ही करता है और उसे कभी जलील नहीं होने देता, बल्कि लोगों के सामने उनको इज्जत देता है, उनके जीवन की मुश्किल को आसान कर देता है। मैं भी दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे सारी मुश्किलों से बचाना और मुझे इस बेइज्जती की ज़िंदगी से छुटकारा दिलवा दे जो मेरा इंतज़ार कर रही है। जब मैं जवान हो गई तो मेरे माता पिता ने मुझे उन्हीं नज़रों से देखना शुरू कर दिया जिस नज़रों से कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। मैं जानती थी कि अब मुझे भी इस घटिया काम में उतार दिया जाएगा, लेकिन मैं इस सब के लिए पहले से ही तैयार थी, क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। और फिर वो समय भी आ गया जब मेरी उम्र 18 साल की हो गई तो मेरी बोली लगाई गई। मैं उन आवारा और नशेड़ी आदमियों की भीड़ में बैठी खुद को कोस रही थी, लेकिन फिर मेरी तो जैसे उस पल में किस्मत ही पलट गई थी। मुझे पता चला कि मेरी बोली लगाने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे अपनाना चाहता है। और तुम जानती हो कि सबसे अच्छी बात क्या थी? सबसे अच्छी बात तो ये थी, वो खुद एक बहुत ही अच्छा आदमी था। और न सिर्फ ये कि वो एक बहुत सीधा साधा आदमी था, बल्कि एक बहुत ही अच्छे घराने का इकलौता लड़का था। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता था और मुझे अपनाना चाहता था और मुझे इस घटिया और बेइज्जती की ज़िंदगी से निकालना चाहता था। मैंने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और ज़िंदगी भर उससे वफ़ा निभाने का वादा भी किया।
उसने मुझसे कहा कि अगर मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो मैं उसे बता दूं, क्योंकि वो मुझे दोबारा कभी भी अपने घर वालों से मिलने नहीं लेकर आएगा और हमेशा हमेशा के लिए मुझे यहाँ से अपने साथ लेकर चला जाएगा। और फिर वो मुझे एक ऐसी अच्छी जगह पर ले आया जिसके बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी जैसी औरत तो इस जगह के काबिल भी नहीं थी। मेरे साथ उस समय एक छोटा भाई था जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। मेरे पति ने मेरी बात का मान रखा था और वो मेरे भाई को मेरे साथ ही इस घर में लेकर आ गया था। लेकिन यहाँ पर हमें इज्जत की नज़रों से नहीं देखा जाता था। मेरे पति को झूठ बोलने की आदत नहीं थी। उसने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी। उसने बता दिया था कि मैं किस घर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा अतीत क्या है, मगर शायद वो ये नहीं जानते थे कि सबका फ़र्क हम पर और हमारी ज़िंदगियों पर कितना पड़ेगा। जज्बातों में बहकर उन्होंने अपने पिता को भी सारी सच्चाई बता दी थी। उनके पिता ने तो उन्हें माफ़ नहीं किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम्हारे पिता ने मुझसे शादी कर ली है तो उन्होंने शादी की लाज रखते हुए मुझे इस घर में रहने की इजाज़त दे दी। लेकिन मेरे भाई पर पहरे लगे हुए थे। मुझे यहाँ खुद को साबित करने में 15 साल लग गए, लेकिन इन 15 सालों में मैंने फूंक फूंक कर कदम रखा और कोई भी गलती नहीं की। मैंने सारे भगवानों के आगे मत्था टेका और इस ख़ानदान की रस्मों रिवाज को ज़िंदा रखा, यहाँ तक कि इस समाज में मेरी जगह वो बन गई जो मेरी सास की थी। औरतें मेरी इज्जत करने लगीं, मेरे चरित्र की गवाही देने लगीं। लेकिन मेरे ससुर मुझसे अभी भी नफ़रत करते थे। वो कहते थे कि खून का असर बाकी रहता है, खून की तासीर कभी भी ख़त्म नहीं होती और ये हमेशा इंसान को उसका असल रूप दिखा देती है। उन दिनों मेरा छोटा भाई भी जवान हो रहा था। उसे भी मामले की नज़ाकत का अंदाज़ा था। मैंने भी उसे सख्ती से समझा दिया था कि अपनी बहन के घर का और उसकी इज्जत का ख्याल रखना। कभी भी इस घर में कोई ऐसी हरकत नहीं करना कि मुझे भी यहाँ से दरबदर होना पड़े। लेकिन जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। मेरे भाई से न जाने कैसे ये हरकत हो गई कि एक दिन उसने एक नौकरानी से बात करने की और उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश की। बस फिर क्या था, मेरे ससुर को तो जैसे मौका मिल गया था। वो कहने लगे कि मैं कहता था ना कि इंसान का खून कभी नहीं बदलता, वो अपना असर ज़रूर दिखाकर ही रहता है। तुम्हारे भाई ने आज अपनी नस्ल का सबूत दे ही दिया। उनकी ये बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा रोई और मैंने अपने भाई को बहुत ज़्यादा कोसा और पीटा, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि मैं अपने भाई को इस घर से दूर कर दूं, वरना कुछ सालों बाद मेरे किसी कड़े फैसले के लिए तैयार रहना। मैंने सोचा था कि मेरे ससुर कुछ सालों बाद अपना दिल बदल लेंगे या फिर मैं उनके दिल में अपने लिए दोबारा से जगह बना लूँगी, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। मैंने तो अपने भाई को सुधार लिया, उसके लिए एक लड़की ढूंढकर उसकी शादी भी कर दी, मगर जब मेरे ससुर ने अपना फ़ैसला सुनाया तो मेरी जान ही निकल गई और उनके फ़ैसले के अनुसार मुझे अपनी औलाद को अपने ही घर में कैद करना था, क्योंकि वो मेरी नस्ल से होती। उनके साथ किसी को भी जोड़ने नहीं दिया जाना था। वो भी अपना आप जाहिर करते और इस ख़ानदान की इज़्ज़त को डुबो देते। हालांकि मेरे बेटे का बाप तो उनका बेटा ही था, लेकिन मेरे ससुर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे सख्ती से हुक्म दिया कि मैं अपने बेटों को किसी से मिलने जुलने नहीं दूंगी और तुम्हें भी बाहर नहीं निकलने दूं। तुम तो फिर भी किसी न किसी के सामने आ ही जाती थी, लेकिन तुम्हारे भाई हमेशा कैद में रहे। तुम मुझसे सवाल करती रह गई कि मैंने तुम्हारे भाइयों को घर से निकलने क्यों नहीं दिया, मगर मैं कोई जवाब नहीं दे पाई। अपने ससुर को मैंने इस बात पर मनवा लिया था कि अगर मैं अपने बेटों की शादी करके उन्हें इस गांव से बाहर भेज दूं तो वो मुझे माफ़ कर देंगे। उन्होंने मेरी ये बात मान ली। यहाँ की औरतें मेरे चरित्र को बहुत अच्छे से जानती थीं। उन्हें मेरे बेटों के बारे में भी पता था कि वो कितने शरीफ हैं, लेकिन वो भी मेरे ससुर से डरती थीं। लेकिन मैंने एक एक करके अपने बेटों की शादियाँ करना शुरू कर दी। ये सारा ढोंग मैंने इसीलिए रचा था ताकि तुम्हारे भाइयों की शादियां कर सकूं और वो अपनी मर्जी की लड़की देखकर उससे शादी करके इस गांव से दूर चले जाएं, ताकि मेरी ज़िंदगी और तुम्हारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए। मेरी बेटी, मैं तुम्हें वहाँ इसीलिए नहीं जाने देती थी कि वहाँ तुम्हारे ही सगे भाई थे। अगर मैं तुम्हें वहाँ भेज देती तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता और फिर अब तो तुम्हारे बाप भी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं।
मैं अकेली क्या करती और कैसे सब मसलों को हल करती। बस अब आगे तुम खुद समझदार हो, तुम इस बात को भूल जाओ। माँ ने यह कहकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लिया, मगर मेरे दिल में दादा की ऐसी नफरत पलने लगी जिसको मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा दिल करने लगा कि उन्हें मार डालूं, जिन्होंने मेरे भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उन्हें मुजरिम की तरह कैदी बनाकर रखा। लेकिन मैं अपनी माँ के कहने पर मजबूर थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी, माँ का कोई बदला नहीं उतार सकती। फिर वो समय भी आ गया जब हम लोगों को इस गांव से जाना था। मेरे पत्थर दिल दादा को उस समय भी हम पर कोई रहम नहीं आया। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पोता पोती के सर पर हाथ भी नहीं रखा, हमें आशीर्वाद भी नहीं दिया। मुझे आज भी अपने दादा की वो खून भरी आंखें याद आती हैं तो मेरे दिल में नफ़रत और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन्होंने अपने बेटे की खातिर अपनी बहू को बर्दाश्त तो कर लिया, मगर अपनी आने वाली नस्लों को अपने घमंड के खातिर अपना नाम नहीं दिया। भगवान ऐसे लोगों से सबको बचाकर ही रखे जिसके दिल में अपने ही पोता पोती के लिए रहम न हो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।